नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। ये वक्त है आप सभी के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल उत्तर प्रदेश के बुलडोजर ब्रांड पॉलिटिक्स पर है। यूपी में इन दिनों बयानों का बुलडोजर चल रहा है। एक तरफ सीएम योगी हर मौके हर मंच से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर को कुशासन ठहराते हुए हमला करते हैं, तो मुकाबले में अखिलेश यादव भी पीछे नहीं रहते। नया जुबानी संग्राम गोरखपुर से छिड़ा, जहां मंगलवार को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच अखिलेश यादव ने बयान दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो सारे बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। इस पर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हौसले की जरूरत होती है, उस पर सबका हाथ फिट नहीं बैठता। बीजेपी ये सवाल भी उठाने लगी है कि अखिलेश यादव ने क्या हिंदुओं की आस्था की एक पहचान गोरखपुर मंदिर पर बुलडोजर चलाने की धमकी दी है। बुलडोजर वाली सियासी तकरार और आगे भी बढ़ी है और मुंगेरी लाल से लेकर टीपू सुल्तान तक और भेड़ियों तक जा पहुंची। इन सबके बीच अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट करके सीएम योगी को चुनौती भी दे दी और चुटकी भी ले ली। अखिलेश ने कहा कि बुलडोजर पर इतना भरोसा है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह ले लें, भ्रम और घमंड दोनों टूट जाएगा। अखिलेश के इस बार पर सीएम योगी के जुबानी पलटवार का इंतजार है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच जिस तरह उत्तर प्रदेश के चुनावी मुद्दों पर बयानी युद्ध छिड़ा हुआ है, ऐसे में सवाल है क्या इस बार 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में बुलडोजर यानी न्याय अन्याय का मुद्दा सबसे बड़ा रहने वाला है। क्या सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और हर मंच से समाजवादी पार्टी के शासनकाल की कमियां गिना रहे सीएम योगी क्या इस बार भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार और जातिवाद पर बंटवारे की राजनीति को मुद्दा बनाकर चुनावी स्कोरिंग कर पाएंगे? ऐसे तमाम सवालों पर आज के दंगल में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देख लेते हैं बुलडोजर पर कैसे हुई है बयानों की बिग फाइट। बुलडोजर जैसी क्षमता या बुलडोजर नहीं चल सकता। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग डीएनए का फुल फॉर्म नहीं बोल सकते। टूट खसोट मचाए थे। उपचुनाव में सभी सीटें भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं। जानवर आ रहे हैं जिसकी वजह से जान जा रही है। कहीं चाचा, कहीं भतीजे, टीपू भी चले सुल्तान बनने। उत्तर प्रदेश की सियासत में ऐसी जुबानी जंग तो तब भी नहीं छिड़ी थी जब लोकसभा की 80 सीटों पर चुनावी संग्राम छिड़ा था। इस बार 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीख तक का पता नहीं, लेकिन सियासी दंगल ऐसा मचा है कि कोई थमने को तैयार नहीं। यूपी में बुलडोजर पर बयानों की बिग फाइट तब शुरू हुई जब अखिलेश यादव ने गोरखपुर में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कह दिया कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की ओर होगा। और आज सीएम योगी ने राजनीतिक हमलों का रैपिड फायर खोल दिया। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला। क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? जो लोग बुलडोजर लेकर के डराते थे, जगह जगह लोगों के घर गिराते थे, क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? अगर नक्शा ही सवाल है तो सरकार ये बताए क्या मुख्यमंत्री आवास का नक्शा पास है? बुलडोजर को लेकर चल रही इंसाफ नाइंसाफी की सियासत एक कदम तब आगे और बढ़ गई जब बीजेपी ने अखिलेश यादव के कथित बयान को हिंदू जनभावना और गोरखपुर मंदिर से जोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि गुरु गोरक्षनाथ की पावन धरती है, यहाँ हम सभी हिंदुओं की एक आस्था है, तो क्या उस आस्था पर आप बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्या आप हिंदुओं पर बुलडोजर चलाना चाहते हैं? क्यों आपने सिर्फ पूरे 25 करोड़ में इतने अनगिनत जिले उत्तर प्रदेश में क्यों आपने गोरखपुर का नाम लिया? एरिया बटे हुए थे। मैं देख रहा हूं ना इस समय
कुछ आदमखोर भेड़िया प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों में उत्पात मचा रहे हैं और कमोबेश यही स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाए हुए थे। 2017 से पहले लूट थी, क्या उस समय भी मुख्यमंत्री जी शामिल थे उस लूट में? वो ये भी कहते हैं नौकरी के नाम पर वसूली होती थी। तो आज के अधिकारी कर्मचारी जो मुख्यमंत्री को आरोप लगा रहे हैं, जिन पे आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर, क्या वो अधिकारी और कर्मचारियों से माफी मांगेंगे? क्या ऐसा तो नहीं है कि वो अधिकारी कर्मचारी उनके आसपास ही घूम रहे हों? ये तो बिजली देने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो सड़क बनाने में भेदभाव करते थे, ये लोग तो नौजवानों को नौकरी देने में भेदभाव करते थे। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं भी बैठा हुआ था यहां पे, ओम प्रकाश राजभर जी मुझे बता रहे थे कि पहली बार पंचायती राज विभाग में किसी राजभर की नियुक्ति हो रही है। और मुझे लगता है तो देखिए उन्होंने उनकी पीड़ा, राजभर, एक राजभर नौजवान की नियुक्ति, ये चीजें दिखाती हैं पारदर्शी तरीके से नियुक्ति हो रही है। सोचिए, कहीं कोई कल्पना कर सकता था कि जाति और धर्म को देख करके ट्रांसफर पोस्टिंग और जाति और धर्म को देख करके एफआई लिखाई जा रही है, एफआईआर नहीं लिखाई जा रही है। आज महिलाओं के उत्पीड़न में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। क्या सबसे ज्यादा घटना उत्तर प्रदेश में नहीं है? बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ये जुबानी जंग विधानसभा उपचुनाव के नतीजों और दावों तक भी पहुंची। उपचुनाव में सभी सीटें 10 की 10 उत्तर प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन और पीडीए को जिताने जा रही है। टीपू भी चले सुल्तान बनने, सपना देख रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही सियासी गर्माहट बढ़ चुकी है। बीजेपी लोकसभा में हुए नुकसान की भरपाई की जुगत में है और समाजवादी पार्टी लोकसभा में मिली जीत से जोश में। लेकिन इस बार उपचुनाव में क्या इंडिया गठबंधन उसी ताकत के साथ लड़ पाएगा? उसे लेकर जब अखिलेश यादव से सवाल हुआ तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जो भाई आप आग मत लगाओ। 50-50 तो बिस्किट आता है। अरे इधर उधर मत भागो, पहले एक इधर उधर मत भागो, इधर उधर मत भागो। यूपी में समाजवादी पार्टी फिलहाल कांग्रेस के साथ सीटों के बंटवारे पर कोई पत्ते नहीं खोलना चाहती, क्योंकि अभी तो चुनाव की तारीखों का भी अता पता नहीं है। लेकिन उससे पहले चुनावी संग्राम के तर्कश में मुद्दे के तीर तैयार किए जा रहे हैं। उसमें एक तरफ भर्ती है, भ्रष्टाचार है, बुलडोजर है, जानवर के वार हैं, तो दूसरी तरफ रोजगार, विकास, दंगा मुक्त प्रदेश, अपराध मुक्त समाज के दावे हैं। इंतजार चुनावी घोषणा का है, तब ये जुबानी जंग और गहरे रंग लेने वाली है। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। बुलडोजर पर कलेश, योगी वर्सेस अखिलेश, जंग जारी है। इसको लेकर बड़ी चर्चा हम करेंगे, लेकिन उसके पहले उत्तर प्रदेश से ही बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बताते चले कि आज तक की खबर का बड़ा असर हुआ है। प्रयागराज में मदरसा सील किया गया है। आज तक ने खबर दिखाई थी, जाली नोट छापने की मशीन, आरएसएस के खिलाफ लिखी गई थी किताब। प्रयागराज का जामिया हबीबी ये मदरसा, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जाली नोट का कारखाना यहां पर चल रहा था। मशीन के साथ 1,30,000 के नकली नोटों की बरामदगी भी हुई थी। आपको बताते चले, संगम नगरी प्रयागराज के मदरसे से सनसनीखेज खुलासा आज तक ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसमें हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ था। यह मदरसा नकली नोट छापने का कारखाना बना हुआ था। प्रयागराज पुलिस ने मदरसे से संचालित होने वाले नकली नोट छापने के गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। नकली नोट छापने का कारखाना बना ये मदरसा प्रयागराज शहर के अतरसुइया इलाके में था। आपको ये भी बताते चले, आज तक ने खबर दिखाई जिसमें एक किताब मिली थी इस मदरसे से, जिसमें आरएसएस के खिलाफ तमाम बातें लिखी हुई थी। हमारी खबर का असर हुआ है और अब जाकर मदरसे के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है।
इस बाबत जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब रुक कर लेते हैं बुलडोजर पर। जिस तरह का कलेश उत्तर प्रदेश की सियासत में मचा हुआ है, तमाम खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। के शर्मा जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। अजय वर्मा जी लीडर कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष मिश्रा जी स्पोक्स पर्सन एसबीएसपी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपसे ही शुरुआत करते हुए के शर्मा जी, अब तो एक के बाद एक उन्होंने गोरखपुर में बुलडोजर की बात क्या कही, आप लोगों को लग गया कि गोरखनाथ मंदिर का वो जिक्र कर रहे हैं। इसको लेकर अखिलेश यादव की ओर से थोड़ी देर पहले पलटवार किया गया है। वो कह रहे हैं कि अगर आपकी बुलडोजर नीति इतनी ही सफल है तो फिर बुलडोजर चुनाव चिन्ह बना लीजिए और चुनाव लड़ लीजिए। ये कहते हुए योगी आदित्यनाथ पर उन्होंने तंज कसा है। क्या है जवाब इस पर आपका? मुझे अखिलेश यादव जी की नासमझी पे बहुत हंसी आ रही है। ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल है, हमें आवश्यकता नहीं है बुलडोजर निशान बनाने की। हमारा कमल निशान है और पूरे भारत में वो प्रचलित और प्रसिद्ध निशान है। उन्हें अपनी साइकिल को पहुंचाने में अभी बहुत समय लगेंगे, एक प्रदेश के ही पार्टी हैं वो। तो अखिलेश जी जो बात कह रहे हैं उनको पहले ये समझ लेना चाहिए। वो योगी जी पर और तंज कस रहे हैं। कमल निशान वो की कह रहे हैं सरकार कि केंद्र की राजनीति में अलग थलग पड़ गए हैं। हाँ, अरे वो उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं तो यही सब कहेंगे ना। केंद्र की राजनीति में क्या अलग थलग है? योगी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। लेकिन समस्या ये है कि उनको इससे जो कमल निशान है इसके अंतर्गत ही वहां पर उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है और जो वहां अवैध कब्जे हैं उस पर कार्रवाई बुलडोजर से वो योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार के ही नेतृत्व में हो रही। तो उनको इतनी भी समझ नहीं। मैं तो एक और उनका बयान सुन रहा था, अभी आप ही ने चलाया कि बुलडोजर का दिल और दिमाग नहीं होता। अरे कौन कह रहा है भैया? कहाँ की ऑस्ट्रेलिया से इंजीनियरिंग पढ़ के आए हैं आप? बुलडोजर तो मशीन है। हाँ। दिल और दिमाग चलाने वाले का होता है। दिल और दिमाग उसके ड्राइवर का होता है, उसके चलाने वाले का होता है। उनका बयान आ रहा है कि बुलडोजर का कोई दिल और दिमाग नहीं होता। तो ये जो भटकी बातें हैं, ये जो बहकी हुई बातें हैं इसीलिए आ रही हैं क्योंकि वो चीजें सुधरने नहीं। ठीक ही कहा, गोरखपुर क्यों ध्यान आया? गोरखपुर में क्या चीज डेमोलिश करेंगे? क्या बुलडोजर ले जाके तोड़ेंगे? तो उनका सीधा ही निशाना गोरक्षनाथ मंदिर है ना। और क्या है उनकी सोच? वहां क्या तोड़ देंगे? उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर का नाम लेकिन नहीं लिया है के शर्मा जी। हाँ, नहीं तो राजनीति में हर कुछ नाम लेके संकेत थोड़ी ना होता है चित्रा जी। गोरखनाथ में जाके मैंने गोरखपुर में जाके क्या तोड़ देंगे? वो कलेक्टेड ऑफिस तोड़ेंगे, वहां जो है रेलवे स्टेशन तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे? वो मस्जिद तो तोड़ेंगे भी नहीं। बिल्कुल सही बात है, तोड़ना भी नहीं चाहिए, धार्मिक स्थल है, क्यों तोड़ेंगे? लेकिन निशाना कहां है? निशाना तो स्पष्ट है ना कि किसको बोल रहे हैं। गोरखपुर की बात कर रहे हैं तो फिर वहां पर तो सीधा जो है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर इशारा कर रहे हैं ना। और आदित्यनाथ जी की पहचान वहां गोरक्ष मंदिर से है। तो फिर किसके ऊपर आप इशारा कर रहे हैं? वहां आम आदमी के उस पर तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि उनका निशाना बहुत स्पष्ट है, ये तुष्टीकरण का निशाना है। और इनको तुष्टीकरण करना है जो इनकी फितरत है। हाँ। जो इस समाजवादी पार्टियों की सोच है। ठीक है, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे स्पष्ट हो चुका है कि अखिलेश यादव पूर्णतः तुष्टीकरण की राजनीति में उतर आए। ठीक है, डॉक्टर आशुतोष वर्मा जी आप इस पर जवाब दे दीजिए। आदत बनी हुई है। ठीक है जी। आशुतोष वर्मा जी, आप लोग तो बुलडोजर वाली नीति को लेकर बीजेपी को घेरते रहे हैं, अब ऐसा लग रहा है वही बुलडोजर घुमाने की आपकी गोरखपुर में कोशिश है। क्या बताना चाहते हैं अखिलेश यादव इसके जरिए? धन्यवाद चित्रा जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा ही अजीब सा समय चल रहा है कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहां जाएं। एक यूएसपी लेके उन्होंने सरकार चलाई और उस यूएसपी को बुलडोजर को लेके सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन पहले फटकार लगाई। जो व्यक्ति अपने आप को बुलडोजर कहने पे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करता था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जबरदस्त लताड़ लगाई कि बुलडोजर कहां से आप चला सकते हैं, कौन से नियम से आप चला सकते हैं, और अगर आप ही बुलडोजर चलाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम कब न्याय देंगे? अरे भैया, तो आप काहे स्टीयरिंग गोरखपुर मोड़ रहे हैं? यही तो सवाल है ना, वो आपका मॉडल क्यों बन रहा है? नहीं, उसी भी सवाल पे मैं जवाब आ रहा हूँ, मुझे जवाब ले लीजिए पूरा।
तो भारतीय जनता पार्टी और खासकर माननीय मुख्यमंत्री जी की अब राजनीति गई है फांस। कुछ महीने पहले जो दिल्ली और लखनऊ का दौरा चल रहा था उसमें से भी परेशानियां थी। कुछ लोगों को शांत कराया गया कि बाबा जी को जो है ये 10 उपचुनाव लड़ लेने दो, उसके बाद देखते हैं। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि बुलडोजर नहीं चलेगा। अब लगातार दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से, न्यायालय से फटकार पड़ रही है, तो किसी प्रकार से तुरंत जाके अखिलेश यादव पे अटैक करने लगो कि फ्रंट सीट पे हम ही बैठे हैं साहब, हमको मत हिलाइए। लेकिन हो नहीं पा रहा है। ये सबको पता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में सदन में बैठ के क्या बोला, जब गोमती नगर का कांड हुआ, आप सबने दिखाया कि सब इतने ज्यादा उसमें अभियुक्त थे, लेकिन उनको याद आया एक मुसलमान एक यादव। तो जब तक मुसलमान यादव पे टारगेट नहीं करेंगे तब तक उनकी राजनीति नहीं शुरू होगी। मुस्लिम से तो उन्होंने बोलना ही इसलिए चाहा कि राजनीति उनकी खड़ी हो सके। योगी जी तो ने ये भी कहा है एरिया बटे हुए थे, भेड़िए उत्पात मचाते थे, पूर्ववर्ती सपा सरकार की तुलना भेड़िए से करते हुए नजर आ रहे हैं। इस तरह का उनके बयान से परसेप्शन बन रहा है। लेकिन एक बार फिर से आशुतोष जी, वो जो गोरखपुर बुलडोजर जा रहा है उसके बारे में बताइए ना। उसी बुलडोजर मॉडल को लेकर आप लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक बार इनकी बात हो जाए। चित्रा जी एक मिनट, भेड़िए तो आज पूरे प्रदेश में आपको आतंक मचा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, दिन भर आज तक में भी चल रहा है। भेड़िए भाग रहे हैं, भेड़िए को पकड़ रहे हैं, भेड़िए पकड़ा नहीं जा रहा है। तो भेड़िए तो आज की हकीकत है। योगी आदित्यनाथ जी भूल गए आज सरकार उन्हीं की है और भेड़िए उसी में घूम रहे हैं। उन भेड़ियों को पकड़ना है, ये भूल गए हैं किन भेड़ियों की बात कर रहे हैं। ये समाजवादी सरकार थी जिसने गोमती रिवर फ्रंट बनाया, एक्सप्रेसवे बनाया, 1090 बनाया, बुलडोजर लेके गोरखपुर क्यों जाएंगे आप लोग? मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बुलडोजर नीति को किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी सही कर सकते हैं। और अगर कोई जवाब बुलडोजर से चाहता है तो जवाब बुलडोजर से मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कह रहे हैं अगर कोई जवाब बुलडोजर से ही चाहता है तो बुलडोजर से ही उसका जवाब दिया जाएगा सरकार बनने पर, अखिलेश यादव ने कहा है। नहीं, जब ये जवाब देने लायक बनेंगे तब ना जवाब देंगे चित्रा जी। अभी तो विपक्ष में बैठे हुए हैं तो विपक्ष में सोचे हैं, अभी क्यों इतनी बड़ी बड़ी हाँक रहे हैं और अभी तो बौखलाहट की बात कर रहे हैं। अभी आपने अपने अंदर एक फुटेज चलाया टीवी चैनल पे, अभी पत्रकार उनसे पूछ रहे हैं, एक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उनका जवाब क्या है? आग क्यों लगा रहे हो? ये पत्रकारों को जवाब देते हैं कोई नेता कि आग लगाने का काम कर रहे हो? पत्रकार आग लगाते हैं? फिर उन्होंने अभी कहा इधर उधर क्यों भाग रहे हो? ये पत्रकारों को जवाब दे रहे हैं अखिलेश यादव। तो कौन भटक रहा है? पत्रकार को किसने आप पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर भी सही सलामत नहीं दे पा रहे हो। आप पत्रकारों के उत्तर का, मैंने प्रश्नों का उत्तर सही सलामत नहीं दे पा रहे हो। आप उनको आग लगाने वाला बोल रहे हो, इधर उधर भागने वाला बोल रहे हो। इसके पहले तो बहुत कुछ कह चुके हो आप। ठीक है, जो नहीं कहना चाहिए। आशुतोष जी आप 2 लाइन में जवाब दे दीजिए फिर बाकी लोगों के पास जाएंगे। समाप्त, हाँ बोलिए, एक लाइन में बोलिए। एक बात कह के समाप्त करता हूँ। एक बात कि जहां तक बुलडोजर का प्रश्न है उसकी बात देखो, अयोध्या को तो इनके पिताजी भी जो है ना बहुत कोशिश कर चुके ढहाने की। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर रामलला का बन के तैयार हुआ। काशी में भी इन्होंने भरपूर कोशिश की है, वहां भी ये सफल नहीं हुए समाजवादी। अब ये गोरख मंदिर की बात न करें, वहां का एक ईंट भी नहीं हिला पाएंगे। मैं आज इनको बता, आशुतोष जी आप इस पर जवाब दे दीजिए फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। मुसलमानों को खुश करने की भूल जाइए राजनीति और योगी आदित्यनाथ 2027 की पॉलिटिक्स को लेकर आप लोगों पर हमला कर रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है समाजवादी पार्टी। चित्रा जी देखिए, पत्रकारों से कैसी बात करती है वो ANI के उस कैमरामैन और पत्रकार से पूछे जो मुख्यमंत्री का इंटरव्यू ले रहा था। मुझे लगता है पूरे देश ने देखा। रही बात अयोध्या की, कहां फंस गए अयोध्या में? अयोध्या का प्रसाद तो अभी अवधेश प्रसाद जी ने दिया है और दिल्ली से एक प्रसाद केशव प्रसाद से मिल चुके हैं आप, और बाकी अखिलेश जी ने माता प्रसाद दे दिया है। तो प्रसाद तो मिल ही रहा है आपको, आप प्रसाद खाइए अपनी बारी में। शर्मा जी प्रसाद शर्मा जी आप वर्मा जी को बोल लेने दीजिए प्लीज। इंतजार मत कीजिए, इस देश की जनता और अयोध्या की जनता ने आपको प्रसाद दिया है, उस प्रसाद का आप आहार कीजिए और आगे भी आपको मिलता रहेगा इसी प्रकार का प्रसाद। बाकी मेहमानों के पास में जाऊं आशुतोष जी, लेकिन उसके पहले आपके पास आते हुए, ये जो जुबानी जंग है ऐसा लग रहा है ये मर्यादा को भी तार तार कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो भी बड़े नेताओं की ओर से। एक तरफ योगी आदित्यनाथ सपा सरकार की तुलना भेड़िए से करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव उन पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि उनको तो सदमा लग गया है या कहीं वो गिर पड़े हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है।
मतलब इस तरह की भाषाई मर्यादा जो टूट रही है, ये क्या बताती है? और मौजूदा वक्त में दोनों किसी से भी कम नहीं दिखना चाहते हैं। तू डाल डाल, मैं पात पात। आप मुझे क्यों से फंसाना चाहती हैं? दोनों बड़े बड़े नेता हैं। मैं अगर कुछ बोलूंगा तो लोग कहेंगे आप उस पार्टी का पक्ष ले रहे हैं, आप उस नेता का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो लड़ाई है, दरअसल ये लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ाई 2027 की जो लोक विधानसभा की चुनाव है उसकी तैयारियों को लेकर हो रही है। इसको मैं ये नहीं मानता हूं कि ये 10 राज्यों के जो 10 उपचुनाव है उसके लिए हो रही है। और आज की तारीख में लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने वहां भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दी है, उसमें उनका हौसला भी बढ़ा हुआ है और उनको इस बात की उम्मीद भी है कि 2027 में बीजेपी को करारी टक्कर देंगे और बीजेपी के लिए दिक्कत पैदा होगी। तो ये सब कुछ उसी को लेकर है। जिस तरीके से आपने संसद के अंदर देखा कि 4 जून के बाद से विपक्ष का रुख पूरी तरीके से बदला हुआ है। राहुल गांधी एग्रेसिव है और सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। तो ये जो न्यू फाउंड जो कॉन्फिडेंस है, ये उसका प्रतीक है और मुझे इसमें बिल्कुल कुछ भी गलत नजर नहीं आता। अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो वहां के प्रमुख नेता है अखिलेश जी, अगर वो एक दूसरे पर हमले करें तो लोकतंत्र में पूरी तरीके से जायज है, उनको एक दूसरे पर हमले करने का अधिकार है। जहां तक भाषा का प्रश्न है, तो भाषा का प्रश्न पर हम लोग ना ही बात करें तो बेहतर है, क्योंकि भाषा का स्तर तो आजकल आप देख ही रही हैं, चाहे वो बड़े बड़े नेताओं के बीच का हो या फिर प्रवक्ताओं के बीच का हो या टीवी डिबेट हो, सब जगह भाषा का स्तर गिरा हुआ है। तो मैं बुलडोजर पर बात कर लेती हूँ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी लोगों के पास जाऊंगी। ये जो बुलडोजर मॉडल है, ऐसा लग रहा था कि कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब बुलडोजर को लेकर दोनों ही तरफ से कम बयानबाजी के तौर पर ही सही वो थम जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा है बुलडोजर को लेकर दोनों ही एक दूसरे पर आक्रामक है। जब अखिलेश यादव भी ये बोलते हैं कि बुलडोजर, उत्तर प्रदेश के सारे बुलडोजर को हम घुमा देंगे 2027 में गोरखपुर की तरफ जीतने के बाद, तो ये क्या संकेत करता है? और उधर दूसरी तरफ वो बुलडोजर को लेकर तो हमने देखा 2022 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको मॉडल के तौर पर रखा था। देखिए, बुलडोजर अपने आप में एक प्रतीक है, सत्ता का प्रतीक है। जाहिर सी बात है, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं तब से उन्होंने उसका इस्तेमाल किया और जम के इस्तेमाल किया। इसकी वजह से उनकी आलोचना भी होती रही है और यहां तक कि उसका इतना इस तरीके से इस्तेमाल किया कि शिवराज सिंह चौहान जैसे तपे तपाए नेता को मुख्यमंत्री रहते उसकी नकल करनी पड़ी। और न केवल शिवराज सिंह चौहान बल्कि तमाम बड़े बीजेपी के नेताओं ने उसकी नकल करने की कोशिश की है। लेकिन मैं एक चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि गोरखपुर की जो गोरक्ष पीठ है, ये सिर्फ हिंदुओं की पीठ नहीं है। जिनको उसका इतिहास पता है वो जानते अच्छी तरीके से, मक्षेंद्र नाथ के शिष्य थे गोरखनाथ जी, और गोरखनाथ जी के यहाँ जो मानने वाले लोग हैं जिनको जोगी कहते हैं, वो हिंदू जोगी भी हैं और मुस्लिम जोगी भी हैं, और दोनों ही जो है वो बराबर से गोरख पीठ के एक तरीके से उपासक है और उनको उनके लिए वो करते हैं। तो उसको सिर्फ हिंदुओं से जोड़कर देखना मुझे तो समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा इसके बारे में। और मैं आपको एक और बड़ी दिलचस्प बात बता दूं कि जब एक बार ओशो से पूछा गया, सुमित्रानंदन पंत ने, कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े 10 जो सिद्ध पुरुष हैं उनमें से आप उनका नाम बता सकते हैं, तो उन्होंने 10 सिद्ध पुरुषों के नाम बताए। उसके बाद कहा कि इसको आप 7 कर दिए, 5 कर दिए, 4 कर दीजिए। तो जो 4 बड़े लोग थे उनमें भी गोरखनाथ जी का नाम था। इतना मान है। और फिर जब ये कहा गया कि आप उसमें से क्या गोरखनाथ जी का नाम हटा सकते हैं, तब ओशो ने कहा कि कदापि नहीं हटा सकता, क्योंकि गोरखनाथ जी की वजह से हिंदुस्तान के अंदर भक्ति परंपरा है, उनकी वजह से कबीर है, उनकी वजह से तमाम लोग हैं। ये मान्यता है गोरखपीठ की, और उसको सिर्फ हिंदुओं के प्रतीक के तौर पर देखा जाए, मैं इसको सही नहीं मानता। मैं तो खुद फैजाबाद और गोंडा के पास के, इसलिए मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि वहां पे हम लोगों के गांव में अगर हिंदू जोगी आते थे तो मुस्लिम जोगी भी आते थे, और दोनों ही तारा बजाते हुए वो करते थे। वो हिंदुस्तान की जो सेकुलर परंपरा, गंगा जमुनी तहजीब है, उसका प्रतीक है। अभी भी मौजूदा वक्त में मैं आ रही हूं के शर्मा जी, गोरक्षनाथ मंदिर में मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए तमाम लोगों की दुकानें हैं। खासतौर से मकर संक्रांति का जो बड़ा मेला लगता है, वहां पर बड़ी तादाद में दुकानें आपको दिख जाएंगी जिसमें मुस्लिम समुदाय प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखाई दे जाएगा। लेकिन अजय वर्मा जी, मेरा आपसे सवाल है, पीयूष मिश्रा जी उसके बाद में आ रही हूं। अजय वर्मा जी, फिर अब तो पलट के यही जिस पीठ से आते हैं योगी आदित्यनाथ, उसको हिंदुत्व का केंद्र बताकर आप लोग भी निशाना साधते हैं, और यहां पर तो वहां सबके लिए, सर्व समाज के लिए यही दावा तो उनकी ओर से कहा जाता है, जिसका जिक्र अभी आशुतोष जी कर रहे थे कि हर समुदाय को उस पीठ में जगह मिली हुई है, उस परिसर में जगह मिली हुई है। अजय वर्मा जी, और ये जो सियासत चल रही है, देखिए बड़ा दिलचस्प है, 10 सीटों पर चुनाव होना है, क्या 50-50 का फॉर्मूला तय किया जाएगा कांग्रेस के साथ? जब इस सवाल का सामना अखिलेश यादव करते हैं तो कहते हैं ये तो बिस्किट का नाम है, सवाल को टाल देते हैं, तो मुश्किलें भी हैं कांग्रेस के लिए। अजय वर्मा जी, देखिए, मुझे तो चित्रा जी ये लगता है
कि शायद बुलडोजर का आविष्कार भी 2017 के बाद बाबा ने किया है, जबकि ऐसा फैक्ट्स नहीं है। अगर आप पूछेंगे तो ये बता नहीं पाएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, जो बुलडोजर का आविष्कार जो है जेम्स कमिंग्स एक किसान थे और उन्होंने 1923 में किया था। और पहला बुलडोजर देश की सरकार ने भी किसानों पे चलाने का काम किया, नहीं उसका आविष्कार भी एक किसान ने किया बाहर कहीं, और उसका देश की सरकार ने पहला बुलडोजर उन किसानों पे चलाने का काम किया। तो ये सरकार की तानाशाही की नीति है। बुलडोजर के बारे में फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने इनको हिंदी में समझाया कि ये ठीक नहीं है और इसकी गाइडलाइन दी, लेकिन सरकार से मैं एक चीज पूछना चाहता हूं बाबा से। बाबा का बयान में बड़े ध्यान से आपके चैनल पे सुन रहा था। योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री, मोदी जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी देश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं। वो कह रहे हैं कि साहब दीप, इन्होंने दीप खरीद लिए, दीप बेच दिए। तो योगी जी आप तो मुख्यमंत्री, आप पे संसाधन है, ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने उत्तर प्रदेश में 2000 जैसे भेड़ियों का गैंग ये करता है वो करता है, तो आप पे सबूत है, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराइए और कौन से दीप हैं उसकी लिस्ट दे दीजिए जो इन्होंने खरीदे हैं, कहां करें। लेकिन अफवाह फैलाने से, चुनाव में जीतने से और झूठ बोलने से तो आप पद की गरिमा खत्म होती है और आपका पद कहीं ना कहीं बड़ा पद है वो छोटा हो जाता है, फिर आप में और आम आदमी में फर्क नहीं रहता है। तो योग्य मुख्यमंत्री के पद की गरिमा रखिए, या तो सबूत दीजिए कि कौन से दीप बेच रहे हैं और कौन सा आतंक था और कौन से भेड़िए थे और कहां थे। मुद्दे से मुझे लग रहा है आप भटकते हुए चले जा रहे हैं। जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब आपने नहीं दिया, मुद्दे से भटक गए। मुद्दा है। हाँ, क्या जवाब आपने पूछा है? अरे ये 50-50 का फॉर्मूला, 50-50 का फॉर्मूला, बुलडोजर पर आपने जानकारी दी यहाँ पर, यकीनन अच्छी बातें हैं इस तरह की जानकारी निकलकर सामने आती है तो। लेकिन बुलडोजर वाले फॉर्मूले पर तो अब लग रहा है दोनों ही पार्टियां आगे बढ़ रही है ना, जिसको लेकर आप लोग तंज कस रहे हैं योगी आदित्यनाथ पर। और ये 50-50 वाला फॉर्मूला, इस पर भी बोलिए। देखिए, हम बुलडोजर की बेंच उसी की हम बताने नहीं, हमारा इस कंबाइंड फॉर्मूला देश का फॉर्मूला है और देश की सरकार की तानाशाही के खिलाफ जब वो बुलडोजर ब्रजभूषण के नहीं चलेगा, कुलदीप सेंगर के नहीं चलेगा, कुणाल पटेल, सक्षम पटेल, कुणाल और अभिषाक चौहान के नहीं चलेगा, नर्स का बलात्कार करने वाले के ऊपर नहीं चलेगा, डॉक्टर का बलात्कार करने वाले पर मुरादाबाद नहीं चलेगा, प्रयागराज में मोहम्मद थला में नहीं चलेगा। केवल सेलेक्टिव अप्रोच से अगर बुलडोजर चलेगा चित्रा जी, तो हिंदुस्तान के लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे और पूछेंगे बाबा से भी, मोदी जी से भी, ये भाजपा के नेताओं पे क्यों पहचानता है, उन पे क्यों नहीं चलता है बुलडोजर। ये सब पे चलाइए। लेकिन चलो, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने चुप कर दिया और हमारी सरकार जब आएगी तो हम इसे सबके ऊपर समानता से नियमानुसार, संविधान के अनुसार चलाएंगे, ना कि हम तानाशाही करेंगे इसको और हम अपने यहाँ लोकतंत्र की हत्या हनन करेंगे। हमारा उद्देश्य है भारत के लोकतंत्र की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना, संविधान की रक्षा करना। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और अभी जैसे आशुतोष जी कह रहे थे कि देखिए, इनके योगी आदित्यनाथ जी जो मठ है वहां का, अभी मोदी जी बुरनई में मंदिर में शिरकत कर रहे हैं, शीश झुका रहे हैं, और इनके एक विधायक हैं टी राजा महाराष्ट्र में गाली बक रहे हैं, इनके दूसरे विधायक हैं नीतीश राणा, कह रहे हैं मंदिर में, मस्जिद में जाके मैं चुन चुन के मारूंगा। तो ये देश में इनको लाइसेंस दे रखा है इन्हें इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का। यूपी पर ही रहते हैं, ये गलत बात है, या तो मोदी जी गलत है या ये गलत है। ठीक है, लेकिन बुलडोजर वाली नीति जब कांग्रेस की, कमलनाथ की सरकार थी, हमने अलग अलग प्रदेशों, मध्य प्रदेश में भी देखा था और राजस्थान में देखा था। लेकिन पीयूष मिश्रा जी, अब आपके पास आते हुए, ये बुलडोजर मुश्किलें भी बढ़ा रहा है क्या? क्योंकि इस बुलडोजर को लेकर विपक्षी पार्टी अब कतई बैकफुट पर नहीं रहने वाली, जिसको आप लोगों ने मॉडल बनाकर 2022 में रखा था सामने। देखिए, नमस्कार चित्रा जी। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर साहब बता रहे थे कि जो दो जातियां इन्होंने बड़ी प्रमुखता से गिनाई यहाँ के लखनऊ की बारिश का नाम लेकर, हाँ, भेड़िए और भेड़ियों की बात की। भेड़िए तो हैं, कन्नौज में एक भेड़िया किस जाति का था, नवाब सिंह यादव किस जाति का आता है, ये डॉक्टर साहब को पता होगा। अवधेश प्रसाद बांटने की खूब बात कर रहे हैं। मोइन खान किस जाति का है, भेड़िए तो हैं उत्तर प्रदेश में। चित्रा जी, इनको मैं बताना चाहूंगा। और दूसरी बात, जो अभी बुलडोजर की बात चल रही है, बड़े सारे लोग मिल जाएंगे ना आपको पीयूष मिश्रा जी। हाँ, 2 अपराधियों का नाम आपने तो ले लिया, लेकिन बहुत सारे अपराधी ऐसे मिल जाएंगे। अब अपराधियों की जाति या धर्म देखकर तय किया जाएगा क्या, उनको क्या सजा दी जाए? और बुलडोजर की जो बात करी, और बुलडोजर की जो बात करी इन्होंने कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जो कहा कि रुख इसका गोरखपुर की ओर मोड़ देंगे, हाँ, रुख उनको मोड़ना चाहिए। और कहां से शुरुआत करें? कन्नौज से। चित्रा जी जानती हैं 2017 में समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी कैसे हो गई?
सर पे बांध के मुरेठा, सब चिल्लाने लगे भैया आएंगे, जवानी कुर्बान। आशुतोष जी तो तब के प्रत्यक्ष उदाहरण भी हो सकते हैं, ये जानते हैं अच्छे तरीके से। क्या करते थे समाजवादी, भैया आएंगे ये जवानी कुर्बान। तो इनको पहले से ही लग गया था कि हम आएंगे तो क्या हम करेंगे, भेड़िया ज्यादा हो जाएंगे, बुलडोजर चलेगा, जरूर चलेगा, कन्नौज से चलेगा, अवधेश प्रसाद जी जो प्रसाद अयोध्या में भी चलेगा, और कहां कहां पे चलेगा यह सबको विदित सत्य है, और किस किस पे चलेगा। अच्छा, एक बात, जब शुरुआत की डिबेट की ओपनिंग हुई चित्रा जी, तो आपने एक लाइन पढ़ी कि आज जो भर्ती हुई 1334 भर्तियां हुई हैं आज पंचायती विभाग में, जिसमें से आपके इंजीनियर हैं, संगणक हैं, फोरमैन हैं, और उसमें से 4 बार सपा की सरकार रही है, बसपा की भी 4 बार सरकार रही है। कितने राजभरों की नियुक्ति हुई? आज माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा कि हमको राजभर जी ने बताया, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो कैबिनेट मंत्री भी हैं पंचायती राज के, बताया कि आज जो है राजभरों की भी नियुक्ति हो रही है। तो इनकी 4 बार सरकार रही, इन्होंने पिछड़ों के लिए क्या क्या किया? प्रमोशन में आरक्षण कौन खाया? समाजवादी पार्टी। प्रमोशन में आरक्षण कौन खाया? समाजवादी पार्टी। और जब हम इनके साथ थे, इनको गिनाते रहे जातिवार जनगणना की बात, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू कराने की बात, और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, रोहिणी आयोग को लागू कराने की बात, 7, 9 और 11 के अनुपात में। याद होगा आपको 5 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट, तभी नहीं की सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्या फैसला वहां पे अपना जजमेंट में सुनाया था कि कुछ जातियां, जिनमें से जाट, यादव और भी 2-4 और थे, ये ज्यादा हक खा रही हैं। तब तो इनको याद नहीं है, जब हाईकोर्ट की फटकार लगती तब इनको याद नहीं आती है। जब राजनीति पे इन्हें इन जातियों को लेकर रोटियां सेकने की बात आती है, वोटों को कन्वर्ट कराने की बात आती है, जातियों की पॉलिटिक्स कब तक करते रहेंगे आप लोग? थोड़ा अपना कुछ मॉडल भी दिखाया करिए कि आपके नेता मंत्री बने, उन्होंने क्या कामकाज किया लोगों के बीच में, जिसको देखकर जनता वोट करे। हमेशा जाति वो जाति अपनी ओर खींचेंगे, आप जाति अपनी ओर खींचेंगे, जातियों को ही आधार बनाकर सबसे बड़ी उपलब्धि वही बना लीजिए आप। चित्रा जी, डिबेट की ओपनिंग आपने करी है, उसमें बताया आपने कि आज भर्ती के दौरान उन्होंने ये कहा 1334 भर्तियां आज ठीक है, मैं जवाब दे लेती हूं। राज की भर्ती हो रही है हम लोगों आशुतोष शर्मा जी, इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की ओर से ये मैं आ रही हूँ के शर्मा जी, मैं के शर्मा जी आ रही हूँ। ठीक है, ठीक है, माननीय योगी जी की सरकार में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा बात कर लेती हूँ। ठीक है, भोगी लोग हैं, जब समाजवादी पार्टी से सवाल पूछा गया है अजय वर्मा जी, आशुतोष वर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। सीधे आपके पास आते हुए अब सवाल यहाँ पर बड़ा पूछा गया है आशुतोष वर्मा जी। देखिए, वो कह रहे हैं कि राजभरों की नियुक्ति नहीं होती थी और आज पहली नियुक्ति हुई है, इसका जिक्र भी हुआ और जिसके बाद ज्यादा तालियां भी वहां पर बजी हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जातियों को देखकर आपकी सरकार में नियुक्तियां की जाती थी, लेकिन उन जातियों को तोड़कर अब हर जिले से सभी को बराबरी में हिस्सेदारी करते हुए लोगों को वरीयता दी जा रही है। इस पर जवाब दीजिए आशुतोष जी। अब चित्रा जी, अब ओपी राजभर की पार्टी से हम क्या ही जवाब लें? सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल रही जिसमें 75 छेद। 2022 की बात करते हैं और 2022 में समाजवादी पार्टी के सहारे सत्ता में घुसने का जो असफल प्रयास आप कर रहे थे, वो दुनिया देखती है। जब आप 17 से 21-22 तक आप भारतीय जनता पार्टी के पास थे, तो आपको भर्तियां और राजभर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। अच्छा हाँ, दिखाई पड़ा था, एक अरविंद राजभर दिखाई पड़े थे, जिनके लिए आपने एमएलसी बनाने तक की पूरी कोशिश कर ली, लोकसभा लड़ाने की कोशिश कर ली, विधायक बनाने की कोशिश कर ली, वो नहीं लड़ पाए, कोई बात नहीं। जब वहां रास्ता नहीं मिला तो समाजवादी पार्टी, जब समाजवादी पार्टी में नहीं हुआ, दिखाई पड़े ना। एक मिनट मैं बात करूं। जब समाजवादी पार्टी 2017 में जब हम मेरी बात पूरी ले लीजिए उनकी बात हो जाए, उसके बाद अब खत्म हो गई। आज आपको राजभर की याद आ रही है? आज तो 69,000 भर्ती के सवाल भी आपके ऊपर आएगा ना। आप तो गए थे हमारे साथ इको गार्डन में और कहा था कि हम करवा के रहेंगे, क्या हुआ? आज तक कुछ हो पाया? आज भी आज की डेट में, आज का दिन जिस समय हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे हैं, वो लखनऊ में पानी में भीग के खड़े हुए हैं आपके मंत्रियों के सामने। आज जातिगत जनगणना पे आवाज नहीं निकल रही ओपी राजभर की, लेकिन जब हमारे साथ थे तो बहुत चिल्ला के बोलते थे। क्यों नहीं निकल रही? मुझे लगता है जाके करवा के दिखाइए आपको। और जिस दिन आपने जातिगत जनगणना कौन कर रहा है, जिस दिन जातिगत जनगणना की बात कर लेंगे, उस दिन पोर्टफोलियो चला जाएगा। ये ध्यान रखिए, बिहार में भी ऐसा ही हो रहा है। और मैंने सिर्फ एक प्रसाद की बात नहीं कही थी, लागू कराने की बात हम लोगों की शुरुआत से मैंने एक चित्रा जी, मैंने एक प्रसाद की बात नहीं की थी, मैं 3 प्रसाद की बात करी थी। के शर्मा जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन आशुतोष जी एक सवाल दिमाग में आ रहा है, सुन लीजिए। मेरा ये सवाल है, जातिगत जनगणना जरूरी है सभी पार्टियों की ओर से, एक सुर में अब तो आरएसएस की ओर से भी हाँ में हाँ मिला दिया गया। मेरा ये सवाल है, आखिरी बार 1931 में जातिगत जनगणना हुई, उसके आंकड़े जारी किए गए।
तब से लेकर आज तक आप लोग भी केंद्र में तमाम सरकारों में हिस्सेदार रहे। जाति इतनी ज्यादा जरूरी थी तो आप लोगों ने पहले दबा, अब जब बीजेपी की सरकार है तो इस मुद्दे को उछाल कर ले आ रहे हैं। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है ना कि बीजेपी से सीधे मुद्दों पर आप नहीं लड़ पा रहे हैं, इसीलिए जातिगत जनगणना को आधार। अब बिहार में हो गया, क्या कमाल हो गया, बिहार नंबर 1 हो गया है क्या तमाम मामलों पर? आशुतोष वर्मा जी बताइए, आप बिहार में जातिगत जनगणना हुई नहीं, आपने बिहार का जिक्र किया है, आप बताइए कि वहां पर कौन से मामले में बिहार नंबर 1 हो गया है कि उसको रोल मॉडल मानकर बाकी राज्य उसको फॉलो करे या केंद्र उसको फॉलो करे? चित्रा जी आप कनेक्ट नहीं कर पाई। मैंने बिहार को चिराग पासवान के संदर्भ में बोला था, जिन्होंने वक्फ बोर्ड पे जो सवाल उठाया था, तो आज किनारे लगा दिए गए हैं। मैं जातिगत, आप जाति की बात करती, जातियां और जातिगत जनगणना इस देश का प्रमुख मुद्दा है। 2009 की यूपीए सरकार में माननीय मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जातिगत जनगणना के लिए शुरुआत करवाई थी, और उन्हीं के तहत में 8,500 करोड़ के लेके जातिगत जनगणना हुई। 8,500 करोड़ रुपए खर्च हो गए, कहाँ है वो आंकड़े? हाँ, देश का 8,500 करोड़ रुपए खर्च हो गया, आंकड़े कहाँ हैं? चित्रा जी यूपीए ये सरकार ने सवाल मोदी करवाया था ना सरकार से पूछ ली होगी ना, यूपीए सरकार ने करवाया था। बिल्कुल, हाँ मैं बताता हूँ कहाँ है। जब जाति जनगणना की बात होती है तो राजनाथ सिंह ने, जब उस समय तत्कालीन गृह मंत्री थे, उन्होंने सदन में खड़े होकर बोला कि हमारे पास जातिगत जनगणना के सारे आंकड़े हैं और मैं इसको घोषित करूंगा। लेकिन जैसे ही 19 का इलेक्शन जीत गए, वो गृह मंत्री नहीं रह गए और नए गृह मंत्री ने मना कर दिया। ये तो हालत है भारतीय जनता पार्टी की। और 2021 में जनगणना होनी थी, आज 2024 आ गया है और ये ओपी राजभर की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि एक कॉलम बढ़ा के जातिगत जनगणना इस देश में कर दे और देश के 90% लोगों को उनका हक दिलवाने के आगे लिए पहला कदम बढ़ाएं। 90% लोगों को हक दिलवाना है और बाकी जो 10% है उनको तो ठीक है, उनको छोड़ देते हैं। के शर्मा जी बताइए। मिल ही रहा है, वो ऑलरेडी अघोषित आरक्षण में है वो। अच्छा ओके ठीक है, बोलिए के शर्मा जी। बस चित्रा जी मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध होगा कि कई प्रश्न उठे हैं तो मेरे को थोड़ा समय दे दीजिए। हाँ बोले जी, पीयूष जी आ रही हूँ, के शर्मा जी बोले पहले। बात कर दूं, मैं केवल इतना कर दूं, 2011 में जनगणना हुआ था, 2014 तक यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उसके साथ थी। ये 4 साल क्या करते रहे पता नहीं, इनसे पूछना चाहिए कि 4 साल तक आपने वो आंकड़े जारी क्यों नहीं किए। अरे 11 में शुरू हुई अभी थी। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अरे चुप रहे भैया, अब बीच में बोल दिया ना, अब मैं थोड़ा बोल रहा हूँ। अब अभी कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ पर ज्ञान दे रहे थे। अभी ये मैं स्टेटमेंट बता रहा हूँ, इनके कांग्रेस के, पता नहीं ये पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, कांग्रेस के जो भी यहाँ बैठे हैं, प्रवक्ता तो है नहीं, शायद कोई भी समर्थक हैं। हाँ बोलिए। हाँ प्रमोद तिवारी जी ने अखिलेश यादव के बयान के से अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि इस बयान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इस बयान के समर्थन में नहीं है। ये कांग्रेस का स्टैंड है अखिलेश यादव के बयान पर। अब उनके यहाँ जो शुभचिंतक बैठे हैं उनको पता ही नहीं है, वो यहाँ पर अपना भाषण दे रहे हैं, अलग बात है। दूसरी बात, उन्होंने बुलडोजर की ये तो बताई कि कब बुलडोजर बना, लेकिन बुलडोजर का पहला प्रयोग, यदि मैं गलत नहीं हूं चित्रा जी, तो इमरजेंसी के पीरियड में दिल्ली के तुर्कमान गेट में हुआ, और जो कि कांग्रेस ने किया। कांग्रेस ने चलाया यहां बुलडोजर सबसे पहले, और किस तरह से लोगों को उजाड़ा, ये कांग्रेस की पहली फितरत है। इसके बाद बुलडोजर की और कहानी सुननी है तो गहलोत सरकार ने राजस्थान में क्या किया, और कंगना के रनावत जी के बहुत फेमस मामला हुआ था, जो इसकी एमवीए की जो सरकार है, उद्धव ठाकरे उस समय मुख्यमंत्री थे, क्या हाल किया था उन्होंने बंबई के अंदर में, और फिर वो कोर्ट से किस तरह की बातें आई। तो ये सारे एक कर्म करने वाले भी ये हैं, इसकी शुरुआत करने वाले भी यही हैं। मैंने इसीलिए तुर्कमान गेट का उदाहरण दिया। तो आपने फॉलो कर लिया, आशुतोष जी उन्होंने शुरुआत किया तो आपने फॉलो कर लिया। मैं तो बता दिया, नहीं मैं तो ये बता रहा हूं कि हमने तो कोर्ट में बकायदा ये कहा है, हमारे उसके जो वकील हैं उन्होंने भी कहा है कि जितनी भी कार्रवाइयां हुई हैं अवैध कब्जों पर हुई हैं, किन किन कारणों से हुए, सारे कारण दिए। अभी फैसला नहीं है, अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब अगली बात, अब एक बात पे कहूं, आशुतोष जी जो पत्रकार महोदय, निश्चित एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि गोरक्ष मंदिर जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों उपासक वहां पर है, दोनों साधक वहां पर है, और ये ऐसा एकता का प्रतीक बड़ा गया। इससे उन्होंने साबित करने की कोशिश ये कर रहे थे कि गोरक्षनाथ मंदिर की ओर अखिलेश जी का इशारा नहीं है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पर मुस्लिम उपासक भी हैं, वो कैसे वहां पर कुछ करेंगे? वो तो वहीं करेंगे ना जैसे अयोध्या में निहत्थों पर गोली चलवा के लोगों को मरवा दिया था कार सेवकों को।
समाजवादी पार्टी वहां मुस्लिम भी है, उपासक है, कैसे कर दे? लेकिन आशुतोष जी को इतना जरूर बताना चाहिए था कि फिर उनका गोरखपुर कहने का आशय क्या था, क्योंकि तो बगल के गांव रहने वाले हैं, बता रहे हैं कि मैं बगल के जिला का हूं। तो आखिर जो अखिलेश यादव का जो बचाव कर रहे थे इस तरह से, तो इतना तो बताएं वो कि आखिर उस बयान के पीछे उनका मकसद क्या था, वो कि हम गोरखपुर में जो हमारा बुलडोजर का मुंह होगा। तो थोड़ा सा ये भी स्पष्टता करनी। आशुतोष जी, हाँ, मैं तीसरी बात जवाब ले यहाँ पर बार बार चर्चा है ये, मैं एक बात और कह दूं। हाँ, बोल लीजिए जल्दी तक आप हिंदू मुसलमानों की बात कर रहे हैं, तो 2013 का एक बड़ा फेमस मामला है चित्राजी उत्तर प्रदेश में। एक दंगे हुए थे मुजफ्फरनगर में, और जब दंगे हुए तो उसमें ये समाजवादी पार्टियों ने क्या घोषणा की उस समय कि दंगे के अंदर में सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग, यानी केवल मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, उसके अलावा जो उसमें हिंदुओं के साथ हुआ है नुकसान उसका मुआवजा नहीं देंगे, ये केवल एक धर्म विशेष को देंगे। कब की बात ये कर रहे है हैं सांप्रदायिक सोच। हाँ। और जिसके लिए सुप्रीम, ये 2013 की बात बता रहा हूं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से इनको फटकार भी लगी है इस मामले पर। ठीक है, तो ये सोच है कि यदि दंगा होगा तो एक धर्म के लोगों को हम देंगे, क्योंकि उसका तुष्टीकरण करना। ठीक है, अब आशुतोष जी से मैं जल्दी से कमेंट ले लेती हूँ, आपकी बहुत सारी तो ये सोच के साथ राजनीतिक तो विश्लेषक मैं इतना ही कह रहा हूं कि आशुतोष जी, कम से कम। ठीक है सर, ओके। आशुतोष जी, वो आपसे क्लैरिफिकेशन चाह रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चूंकि हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं इसलिए गोरक्षनाथ मंदिर पर उनका निशाना नहीं है। क्या आप ये बताना चाहते थे अपनी बातों से? अरे कुछ चीजें तो आप शर्मा जी के विवेक पे छोड़ दीजिए ना, अब सब मैं ही बता दूंगा तो शर्मा जी करेंगे क्या? शर्मा जी को भी तो कुछ व्याख्या करने का मौका मिलना चाहिए ना, शर्मा जी व्याख्या करने अपना भी विवेक आपको बता देना चाहिए। करोड़ों दर्शक को आपको अपना विवेक बताना चाहिए आशुतोष जी, करोड़ों दर्शक को आपका अपना विवेक बताना चाहिए कि आपकी सोच क्या थी। ठीक है आशुतोष जी, आप किस तरह, यानी क्यों वहां नहीं होगा, अखिलेश जी क्यों नहीं कार्रवाई करेंगे जवाब ले गोरखनाथ मंदिर पर? ठीक है, आपने उदाहरण ठीक है, वो दिया, पक्ष दिया, क्योंकि वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों उपासक हैं। आशुतोष जी, अरे शर्मा जी चेहरे पे मुस्कान लाइए, थोड़ा गुस्सा मत होइए, आक्रोशित मत होइए, आप बुजुर्ग आदमी हैं। अरे आप बुजुर्ग आदमी, आप मैं आपको मुस्कुरा के बोल रहा हूँ, आप मेरे विवेक पे प्रश्न उठाए इसलिए मैंने बोल दिया आपको। नहीं, आपने मेरे विवेक पे सवाल खड़ा किया इसलिए मैंने उसका जवाब दी कि दो तीन चीजें बड़ी मैंने विवेक पर आपके सवाल नहीं खड़ा किया। ठीक है सर, अब विवेक से आगे निकलते हैं, आशुतोष जी से जवाब ले लेते हैं जल्दी से। आशुतोष जी जल्दी से आप 30 सेकंड में जवाब दें। मेरा बहुत स्पष्ट तौर पे मानना है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब पुराने नैरेटिव नहीं चलेंगे, अब नया नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी को लाना पड़ेगा।